सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से हाजिर हूँ आईसीएसई बोर्ड के में पढ़ाए जाने वाले सुषमा अग्रवाल जी के उपन्यास नया रास्ता के साथ। बच्चों, अभी तक हमने 12 अध्याय पढ़ लिए हैं और इनमें हमने देखा कि मीनू शादी बार बार टूट जाने की वजह से परेशान हो जाती है और हीन भावना से ग्रसित होकर पढ़ाई करने के लिए अपना एक उद्देश्य बनाकर मेरठ चली जाती है और वकालत करने लगती है। और उन लोगों की चिंता में पिताजी को दिल का दौरा पड़ता है, वो परेशान रहने लगते हैं, तो मीनू उनसे आकर मिलकर भी वापस मेरठ चली जाती है। दूसरी तरफ अमित, जो मीनू को बहुत सारी उम्मीदें देकर फिर से शादी तोड़ देता है और उसके परिवार ने सिर्फ धन को ही महत्व दिया था, उस महत्व को देते हुए धनीमल जी की बेटी सरिता से उसकी शादी कराना चाहते थे। वो अभी बहुत ज़्यादा अभी परेशान हालत में है, क्योंकि धनीमल चाहते हैं कि उनकी बेटी और उनका दामाद शादी के बाद अलग उनके दिए हुए फ्लैट में रहने लगे, जो कि ना तो अमित को मंजूर है ना ही उसके माता पिता को। तो उसके पिता अमित को फैसला करने कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, हम लोग वैसा ही करेंगे। तुम शादी करना चाहो तो ठीक है, और अगर ना करना चाहो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब आगे देखते हैं अगले अध्याय में क्या होता है। बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभ्यास करने के लिए ज़रूरी है हर नाम और हर घटना के बारे में आपको जानना। मैंने अभ्यास को लेकर और परीक्षा में प्रश्नोत्तर करने को लेकर एक लाइव क्लास दिया था। अगर आपने उसको ज्वाइन किया था, आप उसमें थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थे तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए ताकि आप समझ सकें कि अभ्यास करने की स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से आपको इस 2 महीने में अपने पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करना है, साथ ही साथ किस तरह से आपको परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करना है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, मैंने सब कुछ उस लाइव क्लास में बहुत डिटेल में बताया है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। और पाठ में जितने भी नाम हैं या जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनको अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि परीक्षा के समय फिर से दोबारा आपको पूरा पाठ पढ़ना ना पड़े, पूरी वीडियो देखनी ना पड़े, आपकी झटपट दोहराव हो जाए, दूसरे बार रिवीजन हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए। तो बच्चों, मेरी सलाह ज़रूर मानिएगा, उस पाठ को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस उपन्यास के सारे अध्याय के साथ साथ लाइव क्लास का भी लिंक आप डाल दूं, ताकि आप उसको देख सकें। और प्लीज़ देख ज़रूर लीजिएगा, अन्यथा आपको परीक्षा में बहुत परेशानी होने वाली है। तो शुरू करते हैं 13वां अध्याय। मीनू के हॉस्टल का वातावरण कुछ शांत सा हो चला था। चहलकदमी करते हुए लड़कियों के झुंड अब बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने कमरों में बैठी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उनकी परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए थे। यानी जो लड़कियां अभी तक थोड़ा सा घूमती फिरती हंसती बोलती रहती थी, वो सब बंद हो गया था। वहां का माहौल एकदम शांत हो गया था, क्योंकि परीक्षा आने वाले थे और सब अपनी पढ़ाई में जुटी हुई थी। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। परीक्षा के दिनों में तो उसे खाने की भी सुध नहीं रहती थी। सुध मतलब ध्यान रहना। तो परीक्षा का समय आता था तो उसे खाने की भी फिक्र नहीं होती थी, पढ़ाई में जुट जाती थी, दिन रात लगी रहती थी। वह आजकल कॉलेज भी नहीं जा रही थी। परीक्षा से पूर्व का अवकाश चल रहा था, यानी कि स्टडी लीव जिसको आप बोलते हैं, वही परीक्षा के पूर्व का अवकाश कहलाता है। वह हर समय अपने कमरे में अपनी पुस्तकों के साथ रहती। जब पढ़ते पढ़ते थक जाती तो अपनी सहेली माया के साथ बैठ 5 मिनट बातें कर लेती। यानी खुद को रिफ्रेश करने के लिए थकान के बाद 5 मिनट 10 मिनट अपनी सहेली से बात कर लेती थी और फिर से पढ़ाई में लग जाती थी। आप भी ऐसा ज़रूर करते होंगे। बहुत देर पढ़ाई करने के बाद जब थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है या थकान होने लगता है तो आप उठते हैं, थोड़ी देर टहलते हैं, मम्मी पापा से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, भाई बहन से थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है और फिर से फ्रेश हो जाते हैं और फिर से पढ़ने बैठते हैं, तो दिमाग में अच्छे से आपकी पढ़ाई घुसती है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो करिए, यानी ज़बरदस्ती अपने आप को पढ़ने में मत झोंकिए। 5-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लिया कीजिए।
आज मीनू को कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। उसके सिर में तेज दर्द था। वो अपनी किताब पेट पर रखकर तकिए के सहारे लेट सी गई। आज उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मीनू का चेहरा बुखार के कारण तमतमा रहा था। जब बुखार आता है चेहरे में एक लाली आ जाती है, चेहरे पर एक तपिश सी होती है, गर्मी सी होती है, तो वही गर्मी आज दिख रही थी और उसके चेहरे में लालिमा नजर आ रही थी। तो माया अपने पलंग से उठकर मीनू के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा तो दंग रह गई मतलब आश्चर्यचकित रह गई। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था। ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो बुखार से एकदम उसका शरीर जल रहा था। उसे इस हालत में देखकर माया स्वयं ही उसके लिए दवाई लेने चली गई और माया ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, अपने आप ही दौड़ गई दवा लाने के लिए। इस समय मीनू अपने कमरे में अकेली थी। तेज ज्वर के कारण उसके सारे बदन में दर्द था। ऐसे समय में हर किसी को अपनी माँ ही याद आती है और मीनू अभी कमरे में अकेली थी। जब बुखार हो तो बदन दर्द और बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जिससे कि तकलीफ और बेचैनी बढ़ जाती है और हम सब अपनी माँ को ज़रूर याद करते हैं तकलीफ में। तो मीनू को भी अपनी माँ याद आ रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। एक बार जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उसे तेज ज्वर हुआ था, बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था जब वो 8वीं कक्षा में थी। ज्वर में उसने न जाने क्या क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। उसकी इस हालत को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ घबरा गई थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा बुखार है, वो कैसे ठीक होगी। डॉक्टर ने बर्फ की पट्टियां सिर पर रखने के लिए कहा था। माँ ने सारी रात बैठकर बर्फ की पट्टियां उसके सिर पर रखी थी। सारी रात जागती रही थी। माँ उसकी सेवा करती रही थी। सारी रात माँ उसी के पास बैठी रही। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो माँ के चेहरे पर सारी रात जागने की थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। माँ थक गई थी सारी रात जागने और उसके पास बैठे रहने से, परंतु उस समय तक मीनू का ज्वर उतर चुका था और इस बात का उन्हें संतोष था। थकान तो था लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था, इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि अब मीनू की तबीयत सुधर गई है, यानी कि बुखार कम हो गया है। तो माँ का प्यार ऐसा ही होता है कि अपनी तकलीफ उन्हें नज़र नहीं आती है, अपनी बेटी की खुशी में वो अपनी तकलीफ को भी भूल जाती है। आज मीनू को अपनी माँ की याद आ गई। यदि माँ होती तो उसकी कितनी सेवा करती। कितना तेज दर्द था शरीर में, परंतु यहाँ मीनू किससे बदन दबाने के लिए कहती। माँ तो स्वयं ही उसका सिर दबाने बैठ जाती और मीनू यही सब सोचती है कि अगर माँ होती तो कहना नहीं पड़ता, वो खुद से सर दबाने लगती। लेकिन अभी इस हॉस्टल में वो किसे कहे कि मेरे सर को दबा दो या मेरे बदन को दबा दो, मुझे दर्द हो रहा है। वो बेचारी दुखी हो जाती है। परंतु माया भी मीनू का कम ध्यान नहीं रखती थी। मीनू को ज्वर से पीड़ित देखकर वह स्वयं ही दवाई लेने चली गई थी। जैसे ही मीनू ने करवट लेने की कोशिश की वैसे ही माया ने कमरे में प्रवेश किया। जैसे माँ ख्याल रखती थी वैसे तो कोई नहीं रख सकता, लेकिन माया भी अपनी सहेली का बहुत ध्यान रखती थी। खुद से दवाई लेकर आती है। उसके लिए एक कप चाय बनाकर माया ने उसे दवाई दी और उसके बाद उसका सर दबाने बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा था मीनू को इस समय, कितना अपनापन आ गया था माया के व्यवहार में। माया कितना प्यार से, कितने अपनेपन से उसका ख्याल रख रही थी। इस बात को देखकर मीनू को बहुत अच्छा लग रहा था। मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से भर गया। वह सिर दबाने से मीनू को इतना आराम मिला कि ना जाने कब उसे नींद आ गई और सुबह ही उसकी आंखें खुली। जब माया उसका सर दबा रही थी और उसे थोड़ा आराम मिला तो उसे नींद आ गई और ऐसी नींद आई कि सुबह जाकर ही उसकी आंखें खुली। प्रातःकाल जब मीनू की आंखें खुली तो उसके शरीर का दर्द समाप्त हो गया था। ज्वर भी कम लग रहा था। माया अभी सो ही रही थी, शायद रात देर तक पढ़ी होगी। मीनू ने अपनी करवट बदली और माया की ओर मुंह करके लेट गई। मीनू जब सुबह उठी तो देखती है कि माया अभी तक सो रही थी, शायद बहुत रात तक पढ़ती रही होगी, ये सोचती है। और उसका बुखार थोड़ा कम रहता है इसलिए वो थोड़ा आराम महसूस करती है और माया की तरफ मुंह करके लेट जाती है। सोती हुई माया को देखकर मीनू के हृदय में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। उसे ख्याल आता है कि माया ने उसका कितना ख्याल रखा, कितनी सेवा की, और ये सब सोचकर अपनेपन की वजह से उसके दिल में माया के लिए बहुत सारा प्यार उमड़ आता है। घर से बाहर रहकर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं। माया की जब आंखें खुली तो मीनू की दवाई का समय हो गया था। वह तुरंत बिस्तर से उठी और उसने मीनू को दवाई दी। जब हम लोग घर के बाहर रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो जो हमारे आसपास होते हैं वही हमारे अपने बन जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत में हमारे आसपास वाले ही हमारी
मदद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, या हमारा परिवार या हमारे रिश्तेदार नहीं आ पाते उस समय। दूसरे दिन मीनू का ज्वर उतर गया था। 2 दिन की बीमारी में ही मीनू को काफी कमजोरी हो गई थी, वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी खुद को। कुछ ही दिन पश्चात मीनू की परीक्षा शुरू हो गई थी। उसने काफी लगन, मेहनत व साहस का परिचय दिया। उसके सभी पेपर अच्छे हो रहे थे। अब उसे इंतजार था अंतिम पेपर का, कब उसके पेपर समाप्त हो और वो अपने घर जाए, अपने माँ, पिताजी, भाई बहन से मिले। उसे बहुत समय हो गया था, तो बहुत समय बीत गया था अपने परिवार से मिले हुए, तो इंतजार कर रही थी कि जितनी जल्दी परीक्षा खत्म हो वो अपने परिवार से मिले, क्योंकि पेपर भी बहुत अच्छे जा रहे थे, तो खुशी भी होना लाजमी था। आज कितनी खुश थी वह, उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। कितना उत्साह था उसके हृदय में अपने घर जाने का। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान संवारना शुरू किया। परीक्षा के दिनों में वह अपने कपड़े नहीं धो पाई थी, इसलिए उसके गंदे कपड़ों का ढेर लग गया था। उसने अपने गंदे कपड़े एक बैग में भर लिए। परीक्षा के समय में उसके पास समय नहीं था, तो उसने जितने भी कपड़े पहने थे उन कपड़ों को धोए नहीं थे, तो वो उसने एक बैग में भर लिए और दूसरे बैग में उसने बाकी का सामान रख लिया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर माया भी अपने घर जाने की तैयारी में लगी थी। उसने भी अपना सब सामान लगाया। वे 2 महीने की छुट्टियों में अपने अपने घर जा रही थी। परीक्षा के बाद की लंबी छुट्टी हो रही थी। माया व मीनू दोनों एक साथ ही हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली। उन दोनों के घर के रास्ते अलग अलग थे। मीनू को मीरापुर जाना था तो माया को अलीगढ़, इसलिए उन दोनों ने वहीं से एक दूसरे को विदा ली। बच्चों, ये भी नाम जरूर याद रखिएगा। तो दोनों अलग अलग जगह जाने वाले थे, इसलिए वो लोग निकले तो साथ, फिर दोनों अलग अलग रास्ते पर चल दिए एक दूसरे से विदा लेकर। और अब देखते हैं 14वां अध्याय। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब काफी समय बीत गया था और पिताजी स्वस्थ नजर आ रहे थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। वो जिस हालत में पिताजी को देख के गई थी, उसके बाद अभी पिताजी को सब कुछ सही से करते हुए देखकर और स्वस्थ देखकर वो बहुत खुश होती है। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित भी खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी बातें सुनती रही। मीनू का परिवार मीनू को देखकर बहुत खुश था। माँ भी बहुत खुश थी और भाई बहन तो उससे बहुत सारी बात करना चाहते थे, जो कि उन्होंने सारी बात कुछ ही समय में बता दिया और मीनू भी प्यार से और खुशी से उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से उसकी परीक्षा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। वो मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? तुमसे मिलने की खुशी में यह पूछना तो भूल ही गई थी। माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। मीनू कहती है कि पेपर तो बहुत अच्छे थे, बाकी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ज्ञात होगा मतलब पता चलेगा, जानकारी मिलेगी। ठीक है बेटा, अच्छा है, तुम प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ। तभी अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। माँ विश्वास के साथ कहती है कि अभी तक तुम हमेशा प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीजन से पास होती रही हो, तो इस बार भी जरूर तुम फर्स्ट ही स्थान प्राप्त करोगी। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है और माँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है, मतलब इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो कहती है कि मेरा एक गोल है कि मैं कुछ खास कर सकूं, कुछ स्थान पा सकूं, कुछ बन सकूं। आपका आशीर्वाद रहा तो उससे मैं प्रेरित होकर ये स्थान जरूर प्राप्त कर पाऊंगी। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होते हैं। मार्ग प्रशस्त करना मतलब रास्ता दिखाना, आगे बढ़ाना। तो माँ कहती है कि आशीर्वाद तो हर माँ बाप का होता है अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत ही है जो आगे का रास्ता दिखाती है लोगों को। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी एक साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। साप्ताहिक पत्रिका मतलब वीकली मैगजीन्स।
वह उसके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम पिताजी अभी वाक्य पूरा भी न कर पाए थे कि मीनू बोल पड़ी, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूंगी। और पिताजी मीनू को बताते हैं कि बुआ जी ने एक रिश्ता भेजा है जो कि काफ़ी अच्छा लड़का है और उस समय के हिसाब से 3,000 रुपये कमाता था, यानी कि उसकी कमाई भी, आमदनी भी अच्छी थी। तो पिताजी चाहते थे कि मीनू की शादी उस लड़के से हो जाए, लेकिन मीनू कहती है कि मैंने पहले भी कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी अभी पढ़ाई बीच में छोड़कर। पिता कहते हैं, बेटी यह बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। और मीनू सलाह देती है कि अगर लड़का बहुत अच्छा है, आप उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, शादी कराना, अपना दामाद बनाना ही चाहते हैं, तो मेरी जगह आशा की शादी उससे करवा दीजिए। वैसे भी आशा बहुत सुंदर भी है, तो लड़के वालों को वो पसंद भी ज़रूर आ जाएगी। मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए। पिताजी कुछ उदास होकर कहते हैं और हार मानकर उदास होकर वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं मान रहा है कि हम तुम्हारे रहते हुए आशा की शादी कर दें। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात चला दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो ही जाएगी। मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। वो अपने पिता को समझाते हुए कहती है कि चिंता मत कीजिए, आशा के लिए बात चलाइए, भगवान ने चाहा तो शादी उसकी हो जाएगी। इतने में ही माँ भी रसोई घर से कमरे में आ गई। उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। और अभी माँ भी उसके बात का समर्थन करती है कि ठीक है, मीनू शादी नहीं कर सकती तो आशा की शादी उस लड़के से करवा दीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी, और जिस लड़के को वो देखने गए थे वहाँ उन्हें वो लड़का तो अच्छा लगा ही, साथ ही उनका डिमांड, साथ ही वो दहेज में और कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ उन्हें एक अच्छी और सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा देखने में सुंदर तो थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर गया। और जिस दिन लड़के वाले देखने आने के लिए थे उस दिन आशा ने एक साड़ी पहनी थी और छोटी सी बिंदी लगाई थी, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए थे। यानी वो लड़का जिससे आशा की शादी होने वाली थी, वो नाम था उसका आलोक। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग जो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यानी जो लोग उसे देखने आए थे साधारण, जो जैसा कि एक इंसान होता है वैसे ही रूप रंग के थे, और आशा उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर थी, चमक रही थी, इसलिए नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि वो वकालत पढ़ रही है। यानी हर बात साफ साफ क्लियरली बता दिया गया कि अभी बड़ी बहन कुंवारी है, कारण कि वो पढ़ाई कर रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी ही तैयारियों में लग गए। अब शादी होने वाली है बेटी की, तो सब लोग उसी के इंतजाम में जुट गए थे। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और उसे याद कर रही है। और जब शादी तय हो गई थी लेकिन छुट्टियां अभी बाकी थी, तो उसी समय उसे पता चलता है कि नीलिमा आई है और उससे मिलना चाहती है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपने प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव ना था। माँ घर में नहीं थी, उसने माँ को बताया नहीं था, इसलिए उसने इस समय जाने को मना कर दिया, बाद में जाने की बात कही। माँ के घर आते ही उसने उन्हें बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है
और माँ से आज्ञा लेकर वो नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि कोई अंत ना रहा, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। और वो अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कुछ कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर रखा है। तबीयत ठीक है पूछने पर वो बताती है कि वैसे बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, पर बार बार उल्टियां आ रही है जिससे मैं परेशान हूँ। ओह अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इसका मतलब था कि नीलिमा गर्भवती थी, वही खुशखबरी थी कि वो माँ बनने वाली है। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वह उससे भी घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर उसका संकोच स्वयं ही कम हो गया था। पहले छोटे से कस्बे में रहने वाली मीनू सबसे इतना घुल मिलकर बात नहीं कर पाती थी, शर्मीली थी, संकोची थी। परंतु जब से वो हॉस्टल में रहने लगी है, कॉलेज जाने लगी है, तो बहुतों से बात करना, मिलना जुलना उसका होता रहा, जिसकी वजह से उसके संकोच में कमी आई है और खुलकर बात करना वो सीख गई है। और इसी का नतीजा होता है कि आज वो अशोक से भी खुलकर बात कर पा रही थी। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी, वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगी। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू तू शादी नहीं कर रही है अभी? मैंने सुना है आशा का रिश्ता हो गया है। और नीलिमा मीनू से पूछती है कि जब आशा की शादी तय हो गई है तो तुमने शादी के लिए मना क्यों कर दिया, तुमने शादी क्यों नहीं की? हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया है, लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है, पर मीनू तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा को आशा की फिक्र होती है। नीलिमा अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। और नीलिमा बताती है कि उसके भैया जो हैं वो मीनू को बहुत पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी छलकी। मुस्कुराते हुए वह बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला भी। और मीनू ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि चलो कोई तो है जो मुझे भी पसंद करता है। मीनू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी, नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। और नीलिमा कहती है कि मैं ये मजाक में नहीं कह रही हूँ, बस तुम्हारे मानने की देर है, अशोक भैया तो तैयार हो ही जाएंगे। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, देख मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ 1 ही साल पूरा हुआ है, जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। और वही बात जो अपने माता पिता को कहती है कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अभी मेरा लक्ष्य जो है, मेरा गोल जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा होने के बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोचूंगी या शादी करूंगी। फिर नीलिमा कहती है, मीनू तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। और मीनू फिर मना करती है और कहती है, नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। कारण होता है कि थोड़ा सा ध्यान भी भटक जाता है, नया घर नया परिवार देखकर, और दूसरा जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हट के सामने उसकी एक न चली। हट मतलब उसकी जिद के आगे। तो आज नीलिमा चाहती थी कि मीनू को शादी के लिए तैयार कर ले, अपने भैया से उसकी शादी करवा दे, पर मीनू की जिद के आगे उसकी बात न चली। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय के तार झंकृत करते रहे। मतलब कि मीनू वापस तो आ जाती है, लेकिन नीलिमा ने जो कहा था कि मेरे अशोक भैया तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, ये बात बार बार मीनू याद करती रहती है। और इस बात को याद कर मीनू के हृदय के तार यानी दिल के जो तार थे
वो झनकृत होते रहते थे, यानी कि झनकार कर रहे थे, बज रहे थे। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। ये लेखिका कहती हैं कि आखिर वो भी एक लड़की है, उसे भी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। हालांकि मेरे विचार से सिर्फ लड़की नहीं, लड़कों को भी, आदमी को भी, औरत को भी, सबको अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है और करनी भी चाहिए। अप्रिसिएशन अच्छी बात है, अप्रिशिएट करो तो सामने वाला और भी ज़्यादा खुश होकर दुगने उत्साह से उस कार्य को पूरा करता है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। इसी उधेड़ बुन में उसे नींद आ गई। कहने का मतलब कि वो रात तक नीलिमा की बात को सोचती रही, उसके कानों में नीलिमा की आवाज गूंजती रही और वो सोचती रही कि क्या उसे अपने लक्ष्य को, यानी जो वो करने के लिए जो एम है उसका, उसको बीच में छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए उसे, क्योंकि अशोक उसे पसंद करता है, या फिर उसे शादी का विचार अभी त्याग देना चाहिए और मेहनत से अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ना चाहिए। ये सब इसी उधेड़ बुन में, यानी कि इसी सोच में, इसी हाँ ना को सोचते हुए उसे नींद आ गई और वो सो गई। और अभी 14वां अध्याय के अंत के साथ ही मैं इस वीडियो का भी अंत करती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अभ्यास जारी रखिएगा।